Assalamualaikum everyone. Hope you are doing well. In this video we will discuss about growth. So let's start our topic. फर्स्ट कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हैं. देखें, नियोनेट होता है. नियोनेट किस एज में हम कहते हैं नियोनेट? अगर लेस देन 1 मंथ का बेबी है तो उसे हम कहते हैं नियोनेट. ओके, नियोनेट. लेस देन 1 मंथ के बेबी को क्या कहते हैं? नियोनेट. तो ये अपने पॉइंट याद रखना है. और अगर इन्फेंट कब कहते हैं? इन्फेंट, देखें, नियोनेट नियोनेट होता है लेस देन 1 मंथ का बेबी. ठीक है, लेस देन 1 मंथ का बेबी है तो उसे नियोनेट कहेंगे. इन्फेंट होता है, इन्फेंट 1 मंथ टू 1 ईयर. 1 मंथ से 1 ईयर के जो बेबी होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? इन्फेंट. ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है. और उसके बाद टोडलर कौन सी एज होती है? 1 to 3 ईयर. 1 to 3 ईयर के जो चाइल्ड होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं टोडलर. ठीक है, टोडलर. तो ये भी अपने पॉइंट याद रखना है. और जो चाइल्ड होते हैं जो आफ्टर 3 ईयर तो उसे हम चाइल्ड कहते हैं. ठीक है, तो ये पॉइंट अपने याद रखना है. देन उसके बाद प्यूबर्टी की एज कौन सी होती है? जो एवरेज एज है ना, एवरेज एज, प्यूबर्टी की एवरेज एज आपको बता रहा हूँ. ठीक है, एवरेज बॉय में जो होती है 12 ईयर. ओके, बॉय में जो है, बॉयज़ की जो 12 ईयर है. तो ये अपने पॉइंट याद रखना है. और जो गर्ल्स के अंदर है वो क्या है? वो 10 है. ठीक है, 10 है. तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट याद रखना है. बॉयज़ के अंदर जो एवरेज एज है वो 12 है, और गर्ल्स के अंदर जो एवरेज एज प्यूबर्टी की है वो जो है वो 10 ईयर है. ओके, तो ये पॉइंट अभी देख लें. नियोनेट लेस देन 1 मंथ के जो बेबी उसे कहते हैं, और 1 मंथ टू 1 ईयर के जो बच्चे होते हैं इन्फेंट कहते हैं. टोडलर 1 to 3 ईयर, और चाइल्ड होते हैं देन उसके बाद. ठीक है, देन प्यूबर्टी की एज जो बॉय के अंदर होती है 12 ईयर, और गर्ल्स के अंदर 10 ईयर. ओके, तो ये होती है हमारे पास प्यूबर्टी की एज. अभी हम टॉपिक की तरफ आते हैं. देखिए, इससे पहले ग्रोथ से पहले हम एक टॉपिक करेंगे, टॉयलेट ट्रेनिंग. ठीक है, टॉयलेट ट्रेनिंग, ये इसका एमसीक्यू आ जाता होता है. तो टॉयलेट आपने इसके अंदर जस्ट जो है, मैं आपको इसके एमसीक्यू पहले को बताता हूँ आपको. ठीक है, फिर मैं आपको ये एक्सप्लेन करता हूँ. देखिए, 4-year-old boy is brought to a clinic by his worried mother complaining that he is still unable to keep dry at night. ठीक है, तो ये है कि एक 4 साल का बेबी है. इसकी मदर जो है क्लिनिक में लेकर आई है. ओके, और वो जो बेबी है वो अनएबल टू ड्राई एट नाइट. वो ड्राई एट नाइट मीन के रात को बेड वेटिंग होती है. ठीक है, वो जो होता है रात को, तो वो अनएबल टू ड्राई. ठीक है, अब देखें, इसका वो पूछ रहा है. अब उसके बाद 4 ईयर है, तो इसमें एक तो एज मैटर कर रही है. ठीक है, 4 ईयर है, अनएबल टू कीप जो होता है ड्राई एट नाइट, ये हो गया. ओके, देयर वॉज नो पीरियड वेयर ही मैनेज टू स्टे ड्यूरिंग ड्राई ड्यूरिंग द नाइट. ठीक है, उसके बाद देखें, दी मदर वांट टू नो इफ़ एनीथिंग कैन बी डन टू रिजोल्व दिस इशू. ठीक है, वो जो है वो चाह रहे कि इसका जो इशू है ये रिजोल्व हो जाए, जो रात को बेड वेटिंग होती है. ही इज़ ड्राई ड्यूरिंग द डे, तो डे में से कोई भी इशू नहीं है. तो ये पॉइंट जो है इसके अंदर देखें, डे में से कोई इशू नहीं है. रात को जो है बेड वेटिंग होती है. मेडिकल हिस्ट्री उसकी इंसफिशियंट है, कोई भी मेडिकल हिस्ट्री नहीं है उसको. नो रिकरेंट यूनिट ट्रैक इन्फेक्शन, कोई भी यूटीआई नहीं है उसको. पीछे जो है उसको हिस्ट्री में रिकरेंट यूटीआई नहीं है, मीन उसको जो होता है यूनिट ट्रैक का कोई इशू नहीं है. ठीक है, व्हाट इज़ द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट. तो देखें, इसके अंदर क्या है कि एक 4 साल का बच्चा है, वो जो है वो बेड वेटिंग होती है उसको. ठीक है, रात को. और दिन दिन को जो है वो ड्राई होता है. दिन को जो होता है कोई भी वो जो होता है वो बैटिंग नहीं करता. ओके, अब देखें, यूरिनेट जो है दिन को वो नहीं कर, देखें ड्राई होता है. अब रात को जो है उससे बेड वेटिंग हो रही है. 4 ईयर का बेबी है और उसकी कोई भी हिस्ट्री का यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन नहीं है. तो ये है इसके पॉइंट. तो अब इसके अंदर क्या है, इसका जो आंसर क्या है, उसको डेस्मोन प्रेसिंग देंगे, रीअश्योरेंस है, बिहेवियर थेरेपी करेंगे, या एन यूरेसिस अलार्म लगाएंगे, या रेफरल टू सर्जरी. तो इसका जो आंसर है देखें, रीअश्योरेंस. इसका रीअश्योरेंस आंसर क्यों है? आपने यहाँ पे हमने ये यहीं हम जो करते हैं, अभी देखें जो हमारा टॉपिक है मैं आपको बताता हूँ कि इसका रीअश्योरेंस क्यों है. ठीक है, तो देखें, यहाँ पे देख लें, ये देखें, रीअश्योरेंस पेरेंट दैट मैनी चिल्ड्रन यंगर देन 5 ईयर ऑफ एज वेट द बेड. तो आपने ये पॉइंट याद रखना है, जो 5 ईयर एज है ना, 5 ईयर. ठीक है, 5 ईयर ये एज लिमिट है. ठीक है, अगर इससे जो है बेबी इसके बाद जो है, इसके बाद 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर जो होता है वो बेड वेटिंग करता है, तो इट मीन इसे कोई इशू है. ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम है, मे बी उसको ऑर्गेनिक हो सकती है या इनऑर्गेनिक काज हो सकती है. ठीक है, और अगर जो 5 ईयर से जो पहले है वो बच्चा जो होता है वो बेड बैटिंग कर रहा है, तो इट मीन को वो नॉर्मल है. वो रात को जो है उसको बेड बैटिंग हो रही है, तो वो नॉर्मल इशू है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके लिए आपने क्या करना होता है? रीअश्योरेंस करना होता है. ठीक है, अगर उसको रिकरेंट यूटीआई का कोई भी जो है वो हिस्ट्री नहीं है. तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है. देखें, देखें,
जो टॉयलेट ट्रेनिंग होती है ना, जो होते हैं मोस्ट स्टार्ट कर 2 ईयर से स्टार्ट कर हो जाती है, ठीक है। टॉयलेट ट्रेनिंग में स्टार्ट एट 2 ईयर पे स्टार्ट करवा देनी चाहिए बच्चों को टॉयलेट ट्रेनिंग उनको, ठीक है। उनको लाइक उनको जो होता है वो सोने से पहले जो है वो यूरिनेट किए करें, ठीक है। अलार्म लगाएं और उसको जो होता है वो उससे पहले पानी ना दिया जाए, ठीक है। तो उसकी ट्रेनिंग वगैरह स्टार्ट करवा देनी चाहिए। और उसकी ट्रेनिंग में क्या आता है, उसकी ट्रेनिंग में बेसिकली आता है कि उसको जो होता है बताया जाएगा किस जो होता है आपने जो वॉशरूम में जाके आपने जो है वो यूरिनेट करना, ठीक है। तो ये चीज़ें होती है, ओके। अब देखें, उसके बाद देखें टॉयलेट ट्रेनिंग में उसके अलावा बेड वेटिंग जो है ये नॉर्मल होती है 5 ईयर तक, ओके। अगर 5 ईयर तक पॉजिटिव री इन्फोर्समेंट हमने करना होता है, लाइक उसको अलार्म लगाएं, रिवार्ड ठीक है प्रोवाइड करें। और इसके अलावा उसको जो होता है स्ट्रिक्ट इन फ्लूइड इनटेक, सोने से पहले उसको जो है अलार्म लगा दें, ठीक है। उसको जो है वो यूरिनेट करें सोने से पहले, और उसको जो है फ्लूइड रिस्ट्रिक्शन कर दें। तो इससे जो होता है वो उसको जो बेबी जो होता है बच्चा जो होता है उसको जो होता है वो जो होता है वो रूटीन बन जाती है, ठीक है। और 5 ईयर तक वो हर चीज़ वो सीख जाता है। और 5 ईयर के बाद होता है वो यूरिनेट होता है वो बेड वेटिंग नहीं करता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर 5 ईयर से पहले तो ये नॉर्मल है, लेकिन 5 ईयर के उन 5 ईयर में उसको जो होता है हमने उसकी टॉयलेट ट्रेनिंग जो होती है वो करनी होती है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगर 5 ईयर के बाद उसको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो उसको मे भी उसका तो ये उसका यूरिथ्रा है, ठीक है। उसका ये उसका जो ये स्फिंक्टर है, यूरिथ्रल स्फिंक्टर ये लूज है, ठीक है। इसकी वजह से कोई इशू है, ठीक है। यहाँ तो ये हो सकता है, यहाँ उसको हो सकता है उसकी जो होती है उसको ये इशू आ रहा है, तो यहाँ उसको कोई और प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम क्या करते हैं, हम जो होता है उसको डेस्मोप्रेसिन दे सकते हैं, एडीएच एनालॉग दे सकते हैं, ठीक है। एडीएच में भी उसका एडीएच होती है उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, एडीएच एडीएच की होती है ब्रेन से प्रोडक्शन नहीं हो रही, पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है एडीएच की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा, अगर ये प्रोडक्शन नहीं कर रहा तो ये हमारे पास ये फॉर एग्जांपल ये उसका नेफ्रॉन है, नेफ्रॉन के लास्ट पास पे एडीएच एक्ट करता है और इधर से जो होता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। तो अगर एडीएच कम होगा तो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, उसका वाटर ज़्यादा है तो उसको यूरिनेट ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। तो ये हो सकता है। तो हम उसको एडीएच का एनालॉग देंगे डेस्मोप्रेसिन, तो वो क्या करेगा वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन उसको इंक्रीज करवा देगा। वाटर ज़्यादा रीअब्जॉर्ब होगा, उसको यूरिन जो होगा वो कम आएगा, ठीक है। डिक्रीज उसका यूरिनेशन हो जाएगी। तो ये हो सकता है हम उसको डेस्मोप्रेसिन जो होता है वो जो होता है वो दे, ठीक है। ये रेडिएज का एनालॉग है। या उसको एंटी कोलिनर्जिक जो है ड्रग मेडिकेशन दे दें, अगर जो होता है यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है उसका वो लूज है, तो उसके लिए हम ये हो सकता है कि उसको अगर वो रिफ्रैक्टरी केस है, अगर वो डेस्मोप्रेसिन से उसका इफेक्ट नहीं आ रहा, तो फिर हम जो होता है उसको जो होता है वो एंटी कोलिनर्जिक जो ड्रग होती है उस पर डाल देते हैं, वो हम देते हैं, ठीक है। और ये होते हैं हमारे पास जो स्फिंक्टर होता है उसको जो होता है वो टाइट कर देते हैं। तो ये था इसके अंदर हमारे पास टॉयलेट ट्रेनिंग, ओके। तो अगर 5 ईयर से पहले का बेबी है और उसकी कोई भी हिस्ट्री नहीं है उसको यूटीआई की, ठीक है, या उसको कोई और इशू नहीं है, तो फिर आपने कहना है कि ये नॉर्मल है, उसको रीअश्योरेंस करना है। अगर 5 ईयर के बाद उसको बेड वेटिंग हो रही है, ठीक है, बेड वेटिंग हो रही है, तो फिर उसको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है, तो फिर आपने जो होता है वो कंसल्ट करना होता है डॉक्टर के साथ, और फिर वो जो होता है उसकी जो होता है ट्रीट किया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखें ग्रोथ। तो ग्रोथ से इसमें देखते हैं हेड सर्कमफेरेंस। तो जब बेबी की जो बर्थ होती है ना, तो उसका हेड जो सर्कमफेरेंस होता है इसका कितना होता है, ये देखें, ये बेबी है, ठीक है। इसका जो सर्कमफेरेंस होता है ना, सर्कमफेरेंस इसका जो हम इस तरह होता है मेजर करते हैं, ठीक है। इस तरह जो सर्कमफेरेंस को मेजर करते हैं तो वो कितना है, तो वो हमने देखना है। जब उसकी बर्थ होती है तो उसका जो होता है 33 टू 35 सेंटीमीटर, ठीक है। सेंटीमीटर होता है नियोनेट का, ठीक है, जब उसकी बर्थ होती है। तो 1 ईयर तक न्यूनेट, 1 मंथ तक न्यूनेट होते हैं। तो इसका कितना होता है 33 टू 35 जब बर्थ होती है। तो नॉर्मल जो बेबी का जो हेड होता है, हेड का सर्कमफेरेंस होता है वो 33 टू 35 होता है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। और फिर उसके बाद इसका गेन पैटर्न किस तरह होता है, गेन पैटर्न कहते हैं हमको, ठीक है। तो इस तरह हेड का जो सर्कमफेरेंस है वो किस तरह गेन करता है, तो 1 टू 3 मंथ में उसका जो होता है 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करता है हेड सर्कमफेरेंस पर मंथ। तो ये आपने याद रखना है 1 टू 3 मंथ के अंदर उसको उसके जो पहले 3 मंथ होते हैं इसमें 2 सेंटीमीटर इंक्रीज करेगा पर मंथ। और 4 टू 6 मंथ, ठीक है, 4 टू 6 मंथ में उसका जो होगा 1 सेंटीमीटर जो होगा वो इंक्रीज करेगा पर मंथ, ठीक है, पर मंथ। और उसका हेड जो होगा वो उसका सर्कमफेरेंस होगा वो गेन होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद 7 टू 12 मंथ तो 7 टू 12 मंथ में क्या होता है उसका उसका 1 सेंटीमीटर उसका जो था 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर सिंपल है, ठीक है, पर मंथ है इसका सर्कमफेरेंस वो इंक्रीज होगा, ठीक है। देन उसके बाद देखें, उसके बाद 1 टू 3 ईयर तो उसका जो होगा 1 सेंटीमीटर एवरी 6 मंथ, ठीक है, एवरी 6 मंथ उसका जो होगा वो हेड सर्कमफेरेंस होगा वो इंक्रीज होगा, ठीक है। उसके बाद अगर 3 टू 5 ईयर तो 3 टू 5 ईयर के अंदर 1 सेंटीमीटर एवरी ईयर, ठीक है। तो देखें, मैंने आपको क्या बताया कि जब जो नियोनेट होता है, जब
उसका आफ्टर बर्थ के बाद हम उसका जो चेक करते हैं हेड का सर्कमफेरेंस चेक करते हैं, तो उसका जो नॉर्मल अगर बात करें तो उसका हेड 33 to 35 सेंटीमीटर होता है, 33 to 35 सेंटीमीटर, ओके, 33 to 35 सेंटीमीटर। अगर इसका 33 से कम है, ठीक है, लेस देन 33 है, लेस देन 33 है, तो फिर क्या हो सकता है, अगर 33 से उसका कम है, देखें, अगर 33 से उसका जो है वो हेड सर्कमफेरेंस कम है, ठीक है, तो फिर क्या हो सकता है, फिर उसका जो होता है उसे हम कहते हैं माइक्रोसेफेली, माइक्रोसीफेली। और माइक्रोसेफेली में भी हो सकता है उसको कोई भी उसको कोई जो होता है इंट्रा यूट्राइन कोई जो होता है उसको इशू हो, ठीक है, तो उसको पटाओ सिंड्रोम में भी हो सकता है, ठीक है, पटाओ सिंड्रोम में भी हो सकता है उसको, ठीक है, और भी कंडीशन है इसमें माइक्रोसेफेली हो जाता है। ओके, अगर मोर देन 35 है, अगर 35 से ज़्यादा है उसका हेड सर्कमफेरेंस, तो फिर क्या इशू हो सकता है, फिर उसको इशू हो सकता है, उसको हाइड्रोसेफलस हो सकता है, हाइड्रो सेफलस, ठीक है, हाइड्रोसेफलस हो सकता है। और हाइड्रोसेफलस जो होता है, ये जो होता है फ्लूइड फिल हो जाता है किसके अंदर, ब्रेन के अंदर, ठीक है, तो हाइड्रोसेफलस हो सकता है। तो जब भी बेबी की बर्थ हो तो आपने देखना है कि उसका जो हेड सर्कमफेरेंस है वो कितना है, अगर तो इस रेंज में है उसका, ठीक है, अगर तो ये रेंज है उसकी, ठीक है, 33 to 35 तो उसका नॉर्मल है, अगर इससे ज़्यादा है तो हाइड्रोसेफलस हो सकता है, इससे कम है तो उसको माइक्रोसेफेली हो सकता है। ओके, देन उसके बाद इसका गेन पैटर्न क्या है, किस तरह जो होता है हेड सर्कमफेरेंस होता है वो गेन होता है, तो 1 to 3 मंथ में जो होता है उसका 2 सेंटीमीटर पर मंथ गेन करता है, और 4 to 6 मंथ में जो होता है 1 सेंटीमीटर पर मंथ, और 7 to 12 मंथ में 0.5 सेंटीमीटर पर मंथ, और 1 to 3 ईयर की बात करें तो 1 सेंटीमीटर एवरी 6 मंथ वो गेन करता है। देन उसके बाद अगर 3 to 5 ईयर की बात करें, 3 to 5 ईयर में जो होता है 1 सेंटीमीटर एवरी ईयर जो हेड का सर्कमफेरेंस होता है वो गेन करता है। अगर इससे ज़्यादा वो गेन करना शुरू कर दे तो मीन उसको कोई प्रॉब्लम है, मीन उसको ट्यूमर हो सकता है या कोई और इशू हो सकता है, तो फिर हमने उसकी तरफ हमने जाना होता है, ठीक है, उसकी हमने वो जो होता है उसकी एवेल्यूएशन करनी होती है। ओके, तो ये हमारा था हेड सर्कमफेरेंस। देन उसके बाद हाइट एंड वेट, हाइट एंड वेट, ठीक है, हाइट और वेट होती है हमारे पास रूटीनली हम जब चेक करते हैं, इसमें हमारे पास जो होता है, देखें, जो इन्फेंट होता है ना उसकी जब बर्थ होती है, तो ये आपने याद रखना, बर्थ होती है उसका वेट होता है ना वो 10 to विद इन 14 डेज, बर्थ जब होती है उसके विद इन 14 डेज, ठीक है, उसका 5 to 10% जो वेट होता है ना, वेट होता है वो लूज होता है, ठीक है, वेट उसका कम हो जाता है 5 to 10%, कितना, 5 to 10% विद इन 14 डेज, ठीक है। तो अगर उसका वेट इतना कम हो रहा है तो ये नॉर्मल होता है, और ये 14 डेज विद इन 14 डेज, बट ये 14 डेज के अंदर ही उसका ये जो होता है वो पूरा हो जाता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका 3 4 5 डेज में उसका जो होता है वेट कम हो गया कुछ, उसका 5 to 10%, देन उसके बाद 14 डेज के अंदर अंदर ये जो होता है विद इन 14 डेज में उसका जो वेट होता है वो नॉर्मल अपनी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। अगर किसी का मोर देन विद इन 14 डेज में मोर देन 10% उसका वेट होता है वो लूज हो रहा है, मोर देन 10%, तो इट मीन उसको जो है वो है कोई भी उसको लाइक वो कोई इशू है, उसको डिहाइड्रेशन है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो सकती है। डिहाइड्रेशन की कॉजेज़ क्या है, उसको लाइक उसको वोमिटिंग है, डायरिया है, ठीक है, और उसको वोमिटिंग है, डायरिया है, ठीक है, और कोई इशू हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह के जो कॉमन इशू हो सकते हैं डिहाइड्रेशन की वजह से, मोस्टली उसके हम डिहाइड्रेशन है तो उसके हम स्किन पिंच टेस्ट करेंगे तो उससे हमें जो होता है वो आइडिया हो जाएगा। ओके, अब देखें, अगर उसका जो होता है जो वेट है, ठीक है, लूज इतना ज़्यादा हो रहा है, अगर उसका वेट वो गेन कर रहा है, वेट जो है वो गेन कर रहा है, अगर वो वेट गेन कर रहा है विद इन 14 डेज में उसको वेट गेन हो रहा है, ठीक है, वेट गेन हो रहा है, तो फिर उसको क्या कहा जा सकती है, उसको जो होती है वो वाटर रिटेंशन हो सकता है, वाटर रिटेंशन। अब वाटर रिटेंशन की क्या कहा जा सकती है, मे बी किडनी का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर हो सकती है, किडनी का कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखने हैं। ओके, देन उसके बाद देखें, अब जो है आपने एक रूल याद रखना है कि आफ्टर 14 डेज, ठीक है, आफ्टर 14 डेज 25 to 40 ग्राम पर डे जो होता है वेट गेन होता है। ये जनरल आपने रूल याद रखना है, 25 to 40 पर डे जो होता है वो वेट गेन होता है आफ्टर 14 डेज ऑफ बर्थ, ठीक है, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है, ये लिख लेना आपने, ठीक है। अब देखें उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि अब इधर कुछ आपने जनरल आपने टर्म ये देख लें, इनफैक्ट जो डबल वेट करता है ना, अपना वेट जो बर्थ का वेट होता है उससे जो डबल वेट कर लेता है वो उसका वेट होता है वो 4 to 5 मंथ पे जो होता है ना वो उसका वेट डबल हो जाता है। जो बर्थ का वेट है, फॉर एग्जांपल उसका बर्थ वेट है 4 3, ठीक है, उसका जो वेट है वो कितना है 3.5 किलो, ठीक है, 3.5 किलो, तो वो जो होगा ना अपना वेट जो डबल कर लेगा वो किस मंथ पे जाके डबल करेगा, 4 to 5 मंथ पे जाके वो अपना वेट जो होगा उसको डबल कर लेगा, ठीक है, डबल कर लेगा अपने वेट को, तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। देन उसके बाद देखें 4 to 5 मंथ
और एट 1 ईयर पे जाके वो उसका 3 गुना वेट इंक्रीज कर देगा, ठीक है। वन था उसका जो होगा वो ट्रिपल कर लेगा, और 2 ईयर पे क्वाड्रिपल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल बर्थ पे उसका 3 kg था, अब उसका 4 मंथ पे उसका कितना होगा, 6 kg हो गया। 1 ईयर पे उसका 9 kg है, ठीक है। और उसका जो होता है 2 ईयर पे जाके उसका जो होता है उससे क्वाड्रिपल हो जाता है, 4 गुना हो जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। ओके, देन उसके बाद फेलियर टू थ्राइव, तो ये इंपॉर्टेंट है। फेलियर टू थ्राइव जो होता है कि उसका जो वेट है वो लो, प्रेजेंट वेट लेस देन द 5th परसेंटाइल फॉर लाइन ऑन द ग्रोथ चार्ट। तो हमारे पास जो ग्रोथ चार्ट ना उसके अकॉर्डिंग उसका जो वेट है वो गेन नहीं कर रहा, ठीक है। वो वेट अपने गेन नहीं कर रहा, जैसे हम कहते हैं फेलियर टू थ्राइव। तो फेलियर टू जो थ्राइव है इसकी काज क्या हो सकती है, यहाँ तो ऑर्गेनिक काज हो सकती है या नॉन ऑर्गेनिक काज हो सकती है। आपने इससे पहले आपने एक ये जो है ये टेबल आपने लाजमी देखना है, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है, इनफैक्ट जब फेलियर टू थ्राइव होता है ना, जब ना वो वेट इंक्रीज नहीं कर रहा था, सबसे पहले हमें उसका वेट देखना होता है। वेट जो चार्ट के ऊपर वेट कर्व देखना होता है, देन उसके बाद हाइट देखनी होती है, और देन उसके बाद हेड सर्कमफ्रेंस देखना होता है। तो ये एमसीक्यू आता है कि फेलियर टू हमारे पास जो होता है ना, फेलियर टू थ्राइव वाला जो बेबी है उसका सबसे पहले हम क्या देखते हैं, तो उसका पहले वेट, देन उसके बाद उसकी हाइट, देन उसके बाद उसका हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, सबसे पहले उसका वेट देखेंगे, फिर उसकी हाइट, फिर उसके बाद हेड सर्कमफेरेंस। ओके, अब देखें फेलियर टू थ्राइव या तो ऑर्गेनिक काज हो सकती है या इनऑर्गेनिक काज हो सकती है। ऑर्गेनिक काज में क्या है कि वो उसको कोई भी डिजीज़ है, लाइक उसको कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है, कंजेंटल हार्ट डिजीज़ है, सही से फीडिंग नहीं कर रहा, ये भी इशू हो सकता है। सीलिक स्प्रू है, ठीक है, पाइलोरिक सिनोसिस है, ये सारी आगे हम डिजीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। गर्ड है, उसको HIV का इन्फेक्शन है, तो ये सारी वो काज हैं जिसके अंदर वो उसका वेट जो होता है इंक्रीज नहीं कर रहा होता। इनऑर्गेनिक में क्या है कि उसको साइको सोशल फैक्टर है, सच है जैसे कि पॉवर्टी है, ठीक है, पुअर है जिसकी वजह से वो उसकी सही से फीडिंग नहीं कर रहे, ठीक है, पुअर है। उसके अलावा जो होता है उसके अंदर वो इनएक्यूरेट जो होता है फार्म जब मिक्स कर रहे हैं, अगर वो फार्मूला मिल्क के ऊपर है तो उसके अंदर तरफ वो वाटर वगैरह ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू उसकी जो कैलोरी है उसके मुताबिक उसका जो होता है वो ज़्यादा उसको वो नहीं मिल रहा, ठीक है, उसके अंदर वो पानी को ज़्यादा मिक्स कर रहे हैं, ये काज हो सकती है। देन उसके बाद और क्या काज हो सकती है, और जो हो सकती है उसके मेटरनल डिप्रेशन हो सकता है, मेटरनल को डिप्रेशन है जिसकी वजह से वो सही से उसको फीड नहीं करवा रही। निगलेक्ट है, निगलेक्ट से क्या मतलब होता है, इग्नोर करना, निगलेक्ट से मतलब होता है इग्नोर। अब यूज से क्या मतलब होता है, अब यूज, दो टर्म है, निगलेक्ट और अब यूज। जो निगलेक्ट होता है इसका मतलब होता है उसको इग्नोर करना, उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं जो बेबी हैं उसको प्रोवाइड ना करना, उसकी जो होती हैं वो जिम्मेदारियां जो है फादर मदर की वो पूरी ना करना, इसे कहते हैं निगलेक्ट। और अब यूज़ क्या होता है, अब यूज़ हम कहते हैं कि उसकी जो फिजिकल उसको जो होता है वो टॉर्चर करना, ठीक है, फिजिकल टॉर्चर को हम कहते हैं अब यूज़, अब यूज, ओके, अब यूज। और निगलेक्ट में क्या होता है, इग्नोर। तो आपने इनसे याद रखना है, ठीक है, निगलेक्ट है या अब यूज है, ठीक है। तो ये नॉन ऑर्गेनिक काजेज हैं। तो नॉन ऑर्गेनिक काजेज के अंदर क्या जो होता है साइको सोशल फैक्टर है, ओके, पॉवर्टी है, पुअर है, इनएक्यूरेट मिक्सिंग फार्मूला जो है उसके अंदर वाटर वगैरह ज़्यादा मिला रहे हैं, मिटरनल को डिप्रेशन है, निगलेक्ट है या अब यूज है। तो जब भी क्लिनिक के अंदर इस तरह का कोई बच्चा है जो फेलियर टू थ्राइव वाला है उसका, ठीक है, उसका सबसे पहले हमने देख लेना होता है उसका फ्लो चार्ट, वेट, हाइट और उसका जो होता है हेड सर्कमफेरेंस, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या करना होता है, उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, डाइटरी हिस्ट्री, कि उसकी डाइटरी हिस्ट्री किस तरह की है, ठीक है, हिस्ट्री उसकी क्या है, डाइट में क्या ले रहा है, ठीक है। उसकी ऑब्जर्वेशन करना होता है, मेटरनल इन्फेंट का जो कम्बिनेशन है उसके साथ जो एक्शन है, इंटरेक्शन है, वो देखना होता है कि इंटरेक्शन है या नहीं। अगर तो इंटरेक्शन नहीं है इट मीन यहाँ तो वो निगलेक्ट है या अब यूज़ है बच्चे का, ठीक है, इसकी वजह से जो है उसको कोई इशू हो रहा है। ओके, फिर उसके बाद देख रहे हैं जो होता है क्रिटिकल टू डायग्नोज, अगर उसके अंदर जो है चाइल्ड को हॉस्पिटलाइज कब करते हैं, तो हॉस्पिटलाइज हम तब करते हैं जब वो निगलेक्ट का केस हो, हमारे पास अब यूज़ का केस हो, या उसको सीवियर मेल नरिश हो। तो फिर उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, उसका कैलोरी काउंट निकालना होता है, ठीक है, कैलोरी काउंट निकालेंगे, और देन उसके बाद उसके अकॉर्डिंग जो है उसको जो है हम होता है वो उसकी न्यूट्रिशन सप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारे पास जो है फेलियर टू थ्राइव। तो इसको एक बार दोबारा देख लें, फेलियर टू थ्राइव, फेलियर टू थ्राइव क्या होता है कि उसका जो वेट है उसके एज के अकॉर्डिंग वो इंक्रीज ना करना, ठीक है, इसे कहते हैं फेलियर टू थ्राइव। अब फेलियर टू थ्राइव में सबसे पहले आपने वेट देखना होता है, ठीक है, हाइट बाद में देखनी होती है, देन उसके बाद आपने हेड का सर्कमफेरेंस देखना होता है। ओके, अब उसके बाद इसकी जो काजेज होती हैं वो ऑर्गेनिक काज हो सकती है या नॉन ऑर्गेनिक काज हो सकती है। ऑर्गेनिक काज वो है जब कोई भी डिजीज़ है जिसकी वजह से जो है उसको जो है फेलियर टू थ्राइव है, लाइक उसको GIT की कोई डिजीज़ है जिसकी वजह से उसको जो फूड है वो ऑब्जॉर्व नहीं हो रही सही से, ये काज हो सकती है। हार्ट की कोई डिजीज़ है तो इन काजेज के अंदर उसको फेलियर टू थ्राइव होता है, या उसको जो है वो क्रोनिकली उसको डायरिया रह रहा है, तो ये सारी कंडीशन है, ठीक है। नॉन ऑर्गेनिक काजेज में क्या है, नॉन ऑर्गेनिक काजेज के अंदर क्या है, वो जो होता है बेबी जो अब यूज़ हो रहा है, निगलेक्ट है, मिटरनल को डिप्रेशन है मदर को, ठीक है, तो या साइको सोशल कोई फैक्टर प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको पुअर है,
या वो फार्मूला जो मिल्क दे रहे हैं उसके अंदर वो मिक्सिंग नहीं कर रहे सही से, उसको कैलोरी इनटेक नहीं कर रहा वो, ठीक है। तो ये सारी इनऑर्गेनिक में आती हैं। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, जब भी हमारे पास हॉस्पिटल में इस तरह केस आते हैं तो उसकी हिस्ट्री लेनी होती है, मदर जो फीटस होता है इसका इंटरेक्शन देखना होता है, ठीक है। और फिर उस पर अगर वो क्रिटिकल केस है तो हमने हॉस्पिटल में एडमिट करना होता है, तो ये आपने याद रखना है। और अगर वो निगलेक्ट या अब यूज़ का केस है तो हमने उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके हमारे पास जो नेक्स्ट काम क्या होता है, हमने जो होता है चाइल्ड चाइल्ड जो स्पेशल फोर्स होती है, भी एमसीक्यू होता है, चाइल्ड स्पेशल जो फोर्सेज होती हैं उनको जो होता है हमने इन्फॉर्म करना होता है, इन्फॉर्म, ठीक है। चाइल्ड स्पेशल फोर्सेज को इन्फॉर्म करना होता है। अगर निगलेक्ट या अब यूज़ का केस है तो फिर हमने चाइल्ड स्पेशल जो फोर्सेज होती हैं उनको इन्फॉर्म करना होता है, ठीक है। और जो होता है उसको कैलोरी के मुताबिक हमने होता है उसके अकाउंट निकाल के उसको न्यूट्रिशन सप्लाई देनी होती है। अब एक और है आगे नेक्स्ट, चिल्ड्रन जो होता है ना 2 से 12 ईयर की एज के अंदर उसको ना लेग में पेन होती है, 2 से 12 में बाई लेटल इंटरमीडियंट लोअर एक्सट्रीमिटी उसको क्रैम्पिंग पेन होती है। उसको जो होती है ना, ये देखें ये बच्चा है, ठीक है, उसकी जो यहाँ पे उसके जो काफ मसल है ना यहाँ पे उसको पेन होती है 2 to 12 ईयर की एज में। और ये जो पेन होती है ना ये इंटरमीडियंट होती है और मोस्टली रात को होती है, ठीक है, इंटरमीडियंट होती है, नाइट को जो होती है वो ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। और ये जो पेन होती है इसे हम कहते हैं, और ये पेन होती है ग्रोइंग पेन होती है, इसे हम कहते हैं ग्रोइंग पेन, ग्रोइंग। उसके जो मसल्स होते हैं ना वो ग्रो कर रहे होते हैं जिसकी वजह से उसको पेन होती है। और ये नॉर्मल होता है जब भी इस तरह कोई बच्चा आ जाए, ठीक है, क्लिनिक में, तो आपने उनको जो होता है 2 से 12 ईयर की एज में आपने उसको ऑब्जर्वेशन करना होता है और देन उसके बाद आपने जो होता है उनको वो रीअश्योरेंस करवाना होता है, ठीक है। ये नॉर्मल पेन है और इसे हम कहते हैं ग्रोइंग पेन। तो ये था हमारे पास ग्रोथ। इसके देख लें, इसके जो एमसीक्यूज पॉइंट है ना वो देख लें वो कौन से हैं। एमसीक्यूज पॉइंट जो है, हेड सर्कमफ्रेंस मैंने आपको बता दिया तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। उसके बाद ये टॉयलेट ट्रेनिंग वाला भी आपने याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। उसके बाद हाइट उसकी जो होती है, वेट उसका किस तरह इंक्रीज करता है, तो मैंने आपको बता दिया। जनरल साहब याद रखो, जो भी एमसीक्यूज आप इससे पिक कर लोगे आपने याद रखना है 25 to 40, आफ्टर 14 डेज के बाद इतना पर डे जो होता है इतने ग्राम जो होता है वेट इंक्रीज करता है, ठीक है। देन उसके बाद आ गया जी फेलियर टू थ्राइव हो गया, ऑर्गेनिक कॉज हो सकती है या इनऑर्गेनिक कॉज हो सकती है, ओके। और फिर इसके बाद हमने जो होता है इसकी ऑब्जर्वेशन करके इसको जो होता है हमने सारा जो होता है वो दे के हमने उसको कैलोरी के मुताबिक इसको ट्रीट करना होता है। और जो ग्रोइंग पेन होती है ये 2 to 12 ईयर में नॉर्मल होती है और ये लोअर एक्सट्रीमिटी पेन होती है, ओके। और ये जो पेन होती है रात को ज़्यादा होती है और ये बाइलेटरल होती है, इंटरमीडिएट होती है, और ठीक है। और इसे हम कहते हैं ग्रोइंग पेन, ये क्यों होती है, मसल ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्मल होती है, इसके लिए हमने रीअश्योरेंस करवाना होता है। अगर उसको पेन ज़्यादा है तो उस टाइम हम उसको पेन किलर वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे